हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं 11th क्लास की जो बुक है हॉर्नबिल। उसका पहला लेसन जो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी का चित्र, किसी का फ़ोटो। तो यहाँ पर एक जो लेडी का फ़ोटो टंगा होता है। अब इस लेसन के अंतर्गत जो राइटर है ना, वो अपनी ग्रैंडमदर और अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि किस तरीके से मैं बहुत अच्छे तरीके में, बहुत अच्छी तरह से अपनी दादी से रिलेटेड हो गया। उनके हमारे बीच का रिलेशन बहुत ज़्यादा डीप हो गया और किस तरीके से धीरे धीरे ये रिलेशन डिफाइल भी हो गया, धीरे धीरे छूट भी गया और स्नैप्ड हो गया, लास्ट में टूट गया उनसे रिलेशन। और अपने दादी की बहुत सारी बातों को इन्होंने बताया हुआ है। तो चलिए लेसन को पढ़ते हैं। तो लेसन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ये राइटर बताते हैं कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर। मेरी दादी जो थी ना, वो और लोगों के दादी की जैसी ही थी। वाज एन ओल्ड वुमेन, सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। 20 सालों से जैसा मैं अपनी दादी को जानता था ना, वो 20 सालों से रिंकल्ड थी, यानी उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और वो ओल्ड थी। लेकिन ओल्ड और झुर्रियाँ पड़ने के बाद भी वो 20 सालों से वैसी ही दिखाई दे रही थी जब से मैं उन्हें जान रहा था। पीपल सेड, लोग तो ये कहते थे ना, दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैव इवन हैड अ हस्बैंड। लोग कहते थे कि बहुत दिन पहले ना ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी और इनकी एक हस्बैंड भी थे, यानी हमारे दादाजी भी जिंदा थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मेरे लिए बहुत कठिन था विश्वास करना जो लोग कहते थे। मैं क्यों नहीं विश्वास करता था कि दादी इस टाइम ऐसी हैं तो पहले कैसी होंगी, सुंदर नहीं होंगी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस होता है फायर प्लेस को कहते हैं, जहाँ पे घर में फायर प्लेस होती है ना, उसे मेंटल पीस कहते हैं। मेंटल पीस के ऊपर हमारे ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट लगी हुई थी, फ़ोटो लगी हुई थी। ही और अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहन रखी थी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और बिल्कुल उन्होंने पहले जो लोग पहनते थे ना, लूज क्लॉथ जो पहनते थे, ढीले ढीले कपड़े, वो पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और देखो यहाँ पे बेस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होगा। उनकी जो दाढ़ी थी ना, बिल्कुल वाइट थी और उनके सीने के बहुत सारे पार्ट्स को वो ढकी हुई थी, यानी सीने तक उनकी दाढ़ी थी और कम से कम तो वो 100 साल पुराने दिखते ही थे। लुक उनका 100 years वो लगता था। He did not look the sort of person who have a wife। वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे, कम उम्र के व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे कि जिनके पास एक वाइफ हो। वैसे भी 100 साल का कोई हो जाएगा तो उसकी वाइफ शायद न रहे। तो वही कह रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि उनके पास एक वाइफ भी थी। ऐसा लगता ही नहीं था, देख करके लगता था कि उनकी वाइफ कब की ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन मेरी दादी जो थी वो 20 साल से वैसी ही दिख रही थी, और चिल्ड्रन या फिर उनके बच्चे हों। He looked as if he could only have lost of ग्रैंड चिल्ड्रेन। ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे नाती पोते हैं, ऐसा लगता था कि उनके पोते बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं लगता था कि उनकी वाइफ हैं, लगता था कि बहुत दिन पुराने हैं वो। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, और जहाँ तक मेरी दादी का सवाल है ना, जवान रहने का और सुंदर रहने का, जहाँ तक लोग बता रहे थे कि मेरी दादी जवान थी और सुंदर थी ना, द टफ वाज ऑलमोस्ट रिवोल्यूटिंग। और ये जो चीज़ थी ना, ये बहुत ज़्यादा टफ थी, मेरी लगभग रिवोल्यूटिंग थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, ये बात मुझे हजम नहीं हो पाती थी कि मेरी दादी कभी सुंदर हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे लोग बता रहे थे वैसे हुआ करती थी। सी ऑफन टोल्ड अस, वो हमें अक्सर बताया करती थी, द गेम्स सी यूज टू प्ले एंड एज अ चाइल्ड। वो अक्सर बताया करती थी कि वो किस तरीके से बच्चों के रूप में गेम खेलती थी, यानी अपने खेलते हुए गेम के बारे में बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, जो बिल्कुल अजीब दिखता था, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फिबल्स ऑफ द प्रॉफिट सी यूज्ड टू टेल अस। जो कहानी वो हमें बताया करती थी ना, उसे हम लोग पैगंबरों की कहानियों के रूप में ट्रीट करते थे, और बिल्कुल ये बात हजम नहीं होती थी, एब्सर्ड दिखाई देती थी, अनडिग्निफाइड दिखाई देती थी, अनप्लीजेंट बात समझ में आती थी। ऐसा लगता था कि वो जो जैसे झूठ बोल रही हैं, मजाक कर रही हैं, तो हम लोग इसे कथाओं के रूप में ले लेते थे, कहानी के रूप में सुन के ख़त्म कर देते थे। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से थोड़ी मोटी थी, थोड़ी छोटी थी और हल्का सा झुकी हुई थी, स्लाइटली बेंट थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवन टू एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके ऊपर ना क्रिस क्रॉस रिंकल थी, यानी एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियाँ थी, इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ थी कि एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियाँ निकलती रहती थी और एक दूसरे को हर जगह पे काटती थी, इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ थी। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बिन एज वी हैड नोन हर। तो ये बता रहे हैं कि
ऐसा नहीं है, जैसा हम लोगों ने सोचा है ना, जैसा हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल वो दादी वैसी ही थी। जैसे हम लोग देख रहे थे, हम लोग सर्टेन है बिल्कुल कि जैसे हम लोग उनको देख रहे थे वो ऐसी ही थी, वो बदली नहीं थी। ओल्ड, एक तो पहले तो वो ओल्ड थी, सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और इतनी बूढ़ी हो चुकी थी ना कि अब वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, यानी वो अपने अंतिम पड़ाव पे थी ऐसा लग रहा था। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और उसी एज पे आकर के ना रुक गई थी 20 सालों से। जैसा हम लोग दादी को देख पा रहे थे वो वैसी ही थी जैसा हम मेरी आंखों से दिखाई दे रहा था, लेकिन वो 20 सालों से आकर के उसी एज पे रुक गई थी। न तो उनकी एज लग रहा था कि ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा हमेशा बहुत सुंदर थी। देखिए यहाँ पे जो राइटर है ना वो उनकी ब्यूटीफुलनेस को बता रहे हैं, यू इंटरनल ब्यूटीफुलनेस को बता रहे हैं, इंटरनल ब्यूटी को बता रहे हैं कि वो मतलब सुंदर थी। ये बार बार वर्ड यूज करेंगे ना कि वो सुंदर थी, सुंदर का मतलब वो इंटरनल बहुत अच्छी थी, ऊपर से भले थोड़ी सी अगली दिखाई देती थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tailing the beads of her रोजरी। ये बता रहे हैं ना कि वो घर में घूमा करती थी, हॉबल्ड किया करती थी और बिल्कुल वाइट कपड़े पहनती थी जिस पर एक भी स्पॉट्स नहीं लगे हुए थे, बेदाग वाइट कपड़े पहनती थी और एक हाथ हमेशा वो अपने कमर पे रखती थी अपने आप को बैलेंस करने के लिए। उनकी जो स्टूप थी ना, जो झुकाव थी ना, उसे बैलेंस रखने के लिए एक हाथ अपने कमर पे रखा करती थी और हमेशा टेलिंग करती रहती थी, कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी। वो क्या था? बीड्स ऑफ हर रोजरी। उनकी जो माला थी ना, उसके जो मनके थे यानी उसकी जो मोतियाँ थी उसे सरकाती रहती थी, माला फेरती रहती थी और कुछ पढ़ती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पक्कड़ फेस। उनका जो बिल्कुल पीला पीला और झुर्रियों वाला जो फेस था ना, उसके ऊपर उनकी सिल्वर लॉक्स माने होता है लटाएं। उनकी जो चमकीली चमकीली बाल थी, लटाएं थी ना, वो हमेशा स्कैटर्ड होती थी, अनटाइडली खुली हुई रहती थी और बिखरी होती थी उनके फेस पर, उनकी पीले चेहरों पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिएबल प्रेयर। उनकी जो होठ थी ना, वो हमेशा अनऑडिएबल प्रेयर में मूव करती रहती थी, यानी वो कुछ बोलती नहीं थी, अपने होठ को हिलाती थी, कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ती रहती थी। वो क्या था? प्रेयर था, यानी हमेशा वो प्रेयर भगवान से करती रहती थी और अपने होठ को हिलाती रहती थी। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल। वो निश्चित रूप से क्या थी? सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंड स्केप इन द माउंटेन। वो एक माउंटेन पर विंटर लैंड स्केप की तरह थी, मतलब एक पर्वतों पे ठंडी जो लैंड स्केप होती है, बहुत दूर तक ठंडी छाया होती है, वैसी थी। एन एक्सपीरियंस ऑफ प्योर वाइट सेंसिटी, एकदम बिल्कुल वाइट, बिल्कुल सफ़ेद और शुद्ध वातावरण जो होता है, शांत वातावरण होता है, उस तरीके की चीज़ थी। ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट। अब देखिए पूरी का मतलब देखिए, एक माउंटेन पर एक बिल्कुल सफ़ेद रंग की शांति का वातावरण जिस तरीके से सांस लेता है, संतुष्टि का सांस लेता है, उस तरीके की चीज़ वो हमारे घर में थी। स्टूडेंट्स, ये पूरे ना क्या कहते हैं, एन एक्सपीरियंस ऑफ प्योर वाइट सेंसिटी जो है, इसको आपको एक्सप्लेन करने को दे सकता है। तो ये एक फैलाव थी, जैसे एक माउंटेन पर एक सफ़ेद लैंड स्केप होता है, सफ़ेद धरती होती है जो शांत वातावरण की सांस छोड़ती रहती है, शांत वातावरण की, शांत संतुष्टि की सांस निकालती रहती है, सांस देती रहती है, वातावरण फैला के रखती है। उस तरीके की चीज़ वो मेरे घर में हुआ करती थी। इसलिए अब आपको पता चला होगा कि इसलिए हमेशा राइटर कहते हैं ना कि वो बहुत सुंदर थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वॉज गुड फ्रेंड। मेरी ग्रैंड मदर और हम लोग बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। जब वो लोग सिटी में रहने चले गए ना मेरे पेरेंट्स, तो वो लोग मेरी दादी के पास मुझे छोड़ दिए और हम लोग शुरू से एक साथ रहा करते थे। सी यूज्ड टू वक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो हमें सुबह में जगाया करती थी और हमें तैयार करती थी स्कूल के लिए। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। वो एक मोनोटोनस का मतलब होता है ना, बिना सुर ताल के, मतलब जैसे आप कोई गाना गाते हो ना, तो गाना ऐसे पढ़ते जाओ, गाओ नहीं, उसे मोनोटोनस कहते हैं। तो वो हमेशा मॉर्निंग प्रेयर ना, जब हमें नहलाती थी, जब हमें ड्रेसिंग करती थी, कपड़े पहनाती थी, तो अपने मोनोटोनस टोन में, यानी एक बिल्कुल नीरस टोन में अपने प्रेयर को गाती रहती थी और यह आशा लिए गाती थी कि अगर वो गा रही हैं तो मैं सुन रहा हूँ और सुनकर कभी न कभी इसे बाय हार्ट बोलने लगूंगा, यानी सीख जाऊँगा, याद कर जाऊँगा।
लेकिन ये बता रहे हैं आई लिस्टेंड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, हर नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं तो सुनता इसे ज़रूर था क्योंकि मैं उनकी वॉइस को ना बहुत प्यार करता था, उनकी वॉइस मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन कभी मैंने इसे सीखने का परवाह नहीं किया। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वास्ट एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक। तब वो मेरा स्लेट लाती थी और उसे पहले से प्लास्टर्ड किया हुआ होता था, यानी वो उसे पहले जैसे उस पर एक कलर चढ़ाया जाता है, काला चाहे पीला किसी रंग का, ताकि आसानी से लिखा जा सके, वो चीज़ वो ऑलरेडी येलो चॉक से प्लास्टर्ड कर देती थी। और टीनी अर्थिन इंक पॉट, एक छोटा सा इंक पॉट था, दवात का डब्बा था जो मिट्टी का बना हुआ था, अर्थिन माने मिट्टी का, वो एंड अ रेड पेन, और रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। इसे सबको एक बंडल में बांध देती थी, स्लेट को, उस इंक पॉट को, सबको बांध देती थी, पेन को, और मुझे हैंड ओवर कर देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, ऑफ अ थिक स्टील चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। हमें नाश्ते में क्या मिलता था, एक मोटी सी चपाती मिलती थी, रोटी मिलती थी जो बासी होती थी, और उस पर थोड़ा सा बटर लगाया होता था, और उस पर कुछ चीनी छिड़का हुआ रहता था। वी वेंट स्कूल, सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। हम साथ में स्कूल जाते थे और बहुत ज़्यादा चपाती वो अपने साथ लेकर के जाती थी गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल। वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि मेरा स्कूल ना टेम्पल से अटैच था, बिल्कुल वो टेम्पल से जुड़ा हुआ था मेरा स्कूल। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो उसमें के पुजारी थे ना, वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे, स्टार्टिंग की चीज़ों को सिखाते थे और प्रेयर को सिखाते थे। वाइल द children sat in the rows either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। जबकि सारे बच्चे दोनों साइड बैठ जाते थे और अल्फ़ाबेट को सीखते थे और एक स्वर में कोरस करके गाते थे, सभी लोग साथ में गाते थे प्रेयर को। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी साइड में बैठ जाती थी स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हुए। स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? जो हमारे पुराण होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उन्हें स्क्रिप्चर्स कहते हैं। धार्मिक किताबें जो होती हैं उन्हें स्क्रिप्चर्स कहते हैं। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का काम हो जाता था ना, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों साथ में ही आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। अब हमें गाँव के कुत्ते टेम्पल के डोर पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोइंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू देम टू देम। तो अब कुत्ते ना हमें फॉलो करते थे, गुर्राते हुए, अपने आपस में लड़ते हुए, और हम लोग चपातीज उनको आप फेंकते रहते थे, उनको देते रहते थे खाने के लिए। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलवा लेना। जब मेरे पेरेंट्स सेटल हो गए ना, अच्छी तरीके से कंफर्टेबली सेटल हो गए शहर में, तो उन लोगों ने मुझे बुला लिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप। यही मेरी रिलेशनशिप का, दादी से रिलेशनशिप का पहला टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट माने किसी चीज़ का मुड़ाव। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me। हालांकि हम दोनों एक ही रूम में सोते थे, एक ही रूम में रहा करते थे, अभी भी दादी भी वहाँ चली गई, लेकिन दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जा पाती थी, अब नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं बस से इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड सी टुक द फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब तो कुत्ते नहीं मिलते थे गलियों में, क्योंकि दादी जाती थी चपातीज लेकर को, तो कुत्ते मिलते थे, वो खिलाती थी, लेकिन अब वो खिलाना शुरू कर दी थी गौरैया चिड़ियाओं को अपने आंगन में ही। यानी सिटी हाउस जो था उसके आंगन में गौरैया चिड़ियाओं को, वो स्पैरोज़ को खाना खिलाना शुरू कर दी थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय बीतता गया, साल बीतते गए ना, हम एक दूसरे को देखना बहुत कम कर दिए। फॉर क्योंकि समटाइम सी कंटिन्यू टू वक अप मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कभी तो ऐसा होता था कि दादी मुझे जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती थी, लेकिन अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा छूटने लगी। व्हेन आई कैम बैक सी, जब मैं वापस आता था ना, तो सी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी, जब मैं पढ़ के आता था तो पूछा करती थी कि व्हाट द टीचर हैड टॉट, कि टीचर ने आज क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round etc। तब जब वो पूछती थी ना, तो मैं अक्सर उनको बताया करता था कि आज मुझे इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए गए, कुछ छोटी चीज़ों के बारे में, इंग्लिश वेस्टर्न साइंस के बारे में बताया गया एंड लर्निंग के बारे में बताया गया। ज्ञान उनका मतलब जो वेस्टर्न ज्ञान दिया गया हमको। और मैं उनको बताता था द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का नियम क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, और ये
दुनिया गोल है इसके बारे में मुझे पढ़ाया गया है। मैं इस सब दादी को बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सब सारी चीज़ें उन्हें अनहैप्पी कर देती थी, वो दुखी हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वो मेरे लेसन में सहायता नहीं कर पाती थी, इसलिए वो दुखी हो जाती थी ना कि जो मैं पढ़ता था उसमें मेरी सहायता नहीं कर पाती थी, वो उनके माइंड से बाहर की चीज़ें थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and she एंड द स्क्रिप्चर्स। इस बात से वो काफ़ी ही परेशान हो जाती थी ना कि जो इंग्लिश स्कूल हुआ करते थे ना, उन इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश के अलावा भगवान के बारे में कोई चीज़ पढ़ाया नहीं जाता था, और हमारे जो स्क्रिप्चर्स होते हैं ना, पुराण होते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनके बारे में भी नहीं पढ़ाया जाता था। इसीलिए वो ज़्यादा परेशान होती थी इंग्लिश स्कूलों से। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन तो मैंने बता दिया घर में, दैट वी वर बीइंग गिवन अ म्यूजिक लेसन। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, मैंने बता दिया कि अब मुझे म्यूजिक का लेसन दिया जाने वाला है, स्कूल में दिया जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, क्यों इसलिए परेशान हो गई ना कि उस समय जो म्यूजिक था ना वो ल्यूड एसोसिएशन था, गिरे हुए लोगों का काम हुआ करता था। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, यह जो एकाधिकार था ना वो पता है किसका था? वेश्याओं का हुआ करता था और भिखारियों का हुआ करता था। उन्हीं का यह एक अधिकार था कि वो नाचे और गाएं, म्यूजिक सीखें और उससे पैसा कमाएं। एंड नॉट मिंट फॉर जेंटल फॉक, और अच्छे लोगों के लिए कोई मतलब नहीं रखता था, अच्छे लोगों के लिए काम नहीं था, इसलिए वो बड़े ज़्यादा परेशान हो गई। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, वो कुछ बोली तो नहीं लेकिन उनकी जो चुप्पी थी ना उनके डिसअप्रूवल को बता दिया। ये हमें पता चल गया कि दादी मेरी अपना डिसअप्रूवल दिखा रही हैं। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, वह उसके बाद मुझसे बहुत कम ही बात किया करती थी, मुश्किल से बात किया करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया ना, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, मुझे अपना रूम दे दिया गया। मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे अपना रूम मिल गया, और जो कॉमन लिंक था ना जो उनके फ्रेंडशिप का मेरे दादी का, वो स्नैप्ड कर गया, टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रिजाइनेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? मेरी जो दादी थी ना वो सेक्लूजन माने अकेलापन, बिल्कुल रिजाइनेशन माने शांति से, बिल्कुल शांति के साथ अपना अकेलापन जो था ना वो एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल शांति के साथ अपना अकेलापन बिल्कुल एक्सेप्ट कर ली, मेरे से जो अलगाव था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील्स टू टॉक एनीवन, वो किसी से बात करने के लिए बहुत कम ही अपना चरखा छोड़ा करती थी, चरखे से नहीं उठती थी, बहुत कम छोड़ा करती थी, किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सुबह से शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो उसी चरखे पे बैठी रहती थी और सूत काटती रहती थी और अपना प्रेयर गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल वो दोपहर में थोड़ा सा रिलैक्स करती थी, और वो भी किस लिए? स्पैरोज को कुछ खिलाने के लिए। वाइल सी सेट इन द veranda breaking the breed into the little bits, hundreds of little birds collected round the, creating a veritable bedlam of chirpings। जब वो बरामदे में बैठती थी ना तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में वह रोटियों को, ब्रेड्स को तोड़ करके फेंकती रहती थी, और वहाँ पर सैकड़ों चिड़ियाएँ चली आती थीं, और इस तरीके से वो राउंड लगा करके क्रिएट करती थी जैसे लगता था कि एक बिल्कुल पागल खाने में पागल चहचहा रहे हैं, यानी एक चहचहाते हुए, चिल्लाते हुए पागलों का पागल खाना क्रिएट हो जाता था, जहाँ पर मेरी दादी ये चीज़ खिलाती थी उन लोगों को। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ तो आकर के बैठ जाती थी उनके पैरों पे बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सेट ऑन हर हेड, सी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, कुछ तो आकर के उनके सर पे ही बैठ जाती थी, कुछ कंधों पे बैठ जाती थी, लेकिन वो कभी भी उनको उड़ाती नहीं थी, भगाती नहीं थी, वो मुस्कुराती थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और यही पूरे दिन का आधा घंटा उनके लिए सबसे खुशी वाला समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आगे की स्टडीज़ के लिए एब्रोड चला जाऊँगा, विदेश चला जाऊँगा, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पक्का विश्वास था कि मेरी दादी अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं लौटूंगा 5 साल बाद। एंड एट हर एज ऑन कुड नेवर टिल, और उसके बाद उनका एज बचे या फिर वो रहें कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी माता जी ने किया जो मैंने नहीं सोचा था, मेरी दादी ने वो किया जो मैं सोचा नहीं था। अब आगे बता रहे हैं कि जब वो मतलब जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं,
तो उनकी दादी उन्हें छोड़ने के लिए आ रही हैं। कह रहे हैं कि शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, उनकी दादी बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं थी। शी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तो आई थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा भी इमोशन नहीं दिखाया और बहुत ज़्यादा मेरे से बात भी नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनकी जो लिप्स थी वो अभी भी प्रेयर के लिए मूव कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग बिल्कुल खो गया था प्रेयर में। अभी भी मुझे छोड़ने आ रही थी, मैं अब्रॉड जा रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा भी इमोशन नहीं दिखा रही थी और प्रेयर में बिल्कुल खो गई थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, अभी भी उनकी जो उंगलियां थी ना वो मूव कर रही थी माला के मनके को सरकाने के लिए, यानी वो माला जप रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट हर I cherished the moist imprints of as perhaps the last sign of physical contact between us। जब मैंने उन्हें छोड़ा ना, उन्होंने मुझे किस किया, मेरे फोरहेड पे किस किया, और जब मैंने उन्हें छोड़ा मतलब वो मेरे से अलग हुई ना, तो मैंने महसूस किया कि वो मॉइस्ट इम्प्रिंट से निशान थे उनके होठों के, बिल्कुल नरम होठों के निशान थे, और शायद ये हम लोग के बीच का ना लास्ट फिजिकल कांटेक्ट का साइन था। यानी अब हम दोबारा शायद नहीं मिल सकते थे। इन्हें ये विश्वास था ना कि दादी अब मर जाएंगी, मैं आऊँगा तो ही कह रहे हैं कि हम लोग की फिजिकल कांटेक्ट के बीच ये लास्ट साइन था जो उनके होठों का था मेरे फोरहेड पर। बट लेकिन दैट वाज नॉट सो, ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन। जब मैं 5 साल बाद घर आया, मैं उसी स्टेशन पर ही मिला पहली बार। शी डिड नॉट लुक एट अडी ओल्डर, वो एक दिन भी ओल्डर नहीं दिखाई दे रही थी, वो अभी भी ऐसी ही दिखाई दे रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास बात करने के लिए टाइम नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी, और जब मुझे उन्होंने गले लगाया ना, इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, तो मैंने उन्हें सुन लिया कि अभी भी वो अपना प्रेयर ही गा रही थी, अपना प्रेयर दोहरा रही थी जब मुझे उन्होंने अपने गोद में लिया। इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि पहले दिन ही ऑफ माई अराइवल, मेरे अराइवल के पहले दिन की बात है, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज होम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स। मेरे पहले दिन की बात है, जब मैं आया तो अभी भी उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट उसी में था कि वो चिड़ियाओं को, स्पैरोज़ को खिला रही थी। और उन फ्रिवलस रिब्यूक का मतलब होता है बहुत ही चाह से, बहुत ही पहले से, बिल्कुल। हालांकि रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, फटकारना, लेकिन यहाँ पर एक जिम्मेदारी आप समझ सकते हो। और फ्रिवलस का मतलब होता है गंभीरता से बहुत दिनों से जिम्मेदारी से जो उनको खिला रही थी ना, उस जिम्मेदारी में ही इनकी हैप्पीएस्ट मोमेंट दिखाई दे रही थी। इन्हें मेरे से कोई मतलब नहीं था, मैं 5 साल बाद या मतलब अब्रॉड से आया हुआ था, लेकिन अभी भी उनकी खुशी स्पैरोज़ को खिलाने में दिखाई दे रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनके अंदर एक चेंज आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रेयर नहीं किया। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने पड़ोस की औरतों को जुटा लिया और लगी गाने, अपना गाना शुरू कर दिया उन्होंने। और एक ड्रम जो था, ओल्ड ड्रम था, उसको बजाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स, बहुत घंटों तक, बहुत टाइम तक, सी थम्ड, वह पीटती रहीं, सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, वो उस डिलैपिडेटेड का मतलब होता है जर्जर, जो बेकार हो गया हो, उस गंदे चमड़े वाले जर्जर ड्रम को वो पीटती रहीं बहुत घंटों तक और गाती रहीं। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो जीत करके योद्धा घर पे आते हैं ना, और जो गाना गाया जाता है, वो गाने उन्होंने गाए। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम लोगों को उन्हें मना करना पड़ा कि आप ओवर स्ट्रेन मत लीजिए, आप बहुत ज़्यादा मत थकिए, मना करना पड़ा, तब जाके वो छोड़ी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, अपनी लाइफ में पहली बार मैंने ये चीज़ जाना हुआ था कि उन्होंने प्रे नहीं किया हुआ था, यानी पहली बार मैंने देखा था कि उस शाम उन्होंने प्रेयर नहीं किया हुआ था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, अगले दिन वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, हल्का सा बुखार था, डॉक्टर ने कहा कि ये ख़त्म हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर टफ डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी ना, उन्होंने टॉट किया, टफ हमने गलती से पढ़ दिया है, उन्होंने टॉट किया, बताया कुछ और ही। क्या बताया? सी टोल्ड अस, उन्होंने मेरे से कहा ना दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका अब एंड नज़दीक आ गया है। उन्होंने धीरे से कहा कि मेरा नज़दीक आ गया है एंड। सी सैड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर
फॉर हर लाइफ, थोड़े ही घंटों में उनका चैप्टर ख़त्म हो जाने वाला है लाइफ का। सी हैड ओमिटेड टू प्रेयर, वो प्रेयर बिल्कुल भूल गई थी, उन्होंने प्रेयर को ओमिट कर दिया था। उन्होंने ये कहा कि मैं प्रेयर को बिल्कुल भूल चुकी हूँ। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो मेरे से या फिर हम लोगों से बात करके अपना टाइम बर्बाद और नहीं करने वाली थी। वी प्रोटेस्टेड, जब उन्होंने ये बात कहा ना कि मैं अब अपना टाइम बर्बाद नहीं करूँगी, मैंने ओमिट कर दिया, भुला दिया है प्रेयर को, अब मेरा टाइम जाने वाला है, तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। हम लोगों ने उनको बोला कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया हमारे इस प्रोटेस्ट को। सी ली पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वह धीरे से लेट गई अपना प्रेयर कहते हुए और अपने मन के को सरकाते हुए माले के। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, अभी हम लोग आशा ही कर सकते थे, शंका कर सकते थे। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, तब तक वो उनके होठ जो थे ना वो मूव करना स्टॉप कर दिए, बंद कर दिए, और उनकी माला हाथ से छूट करके गिर गई। उनकी लाइफलेस फिंगर्स यानी उंगलियां ठंडी पड़ गई थी। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक पीलापन, बिल्कुल शांति भरा पीलापन उनके चेहरे पर रेंग गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम लोग जान गए कि वो अब मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट कस्टमरी, जिस तरीके से हमारा रीति रिवाज है ना, उस तरीके से हम लोग उन्हें उठा करके थोड़ा सा बेड से दूर ले गए। जिस तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है वैसे हम लोग बाहर निकाल दिए उनको। लेडर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद द रेड श्राउड, उन्हें ग्राउंड पे रख दिया और एक लाल रंग के कफन से उन्हें ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ देर बाद ऑफ मॉर्निंग, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, हम लोगों ने उन्हें अकेले छोड़ दिया अरेंजमेंट्स करने के लिए। फॉर हर फनरल, उनकी अंत्येष्टि का अरेंजमेंट करने के लिए थोड़ी देर अकेला छोड़ दिया हम लोगों ने। इन द इवनिंग, शाम को क्या हुआ, वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, हम लोग, क्रूड स्ट्रेचर क्या होता है, जिस पे मरे हुए आदमी को ले जाया जाता है, बांस का होता है वो स्ट्रेचर होता है, चौकोर भद्दा होता है। उस क्रूड स्ट्रेचर को लेकर के उनके मतलब रूम में गए ले जाने के लिए। टू टेक हर टू क्रीमेटेड, उन्हें जलाने के लिए, ले जाने के लिए उन्हें हम लोग स्ट्रेचर लेकर के गए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और सूर्य ने अपने प्रकाश से उनके रूम को बिल्कुल चकाचौंध कर दिया था। एंड वरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एक चमकीली हुई लाइट से के ब्लेज से, उस लाइट की बिल्कुल मतलब किरणों से, उनकी लाइट की बिल्कुल फ्लेम से उस रूम को बिल्कुल चकाचौंध कर दिया था सूर्य ने। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम लोग आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू द वेयर सी लेड डेड एंड स्टिप्ड रैप्ड इन द रेड श्राउड, और बिल्कुल सारी जगह बिल्कुल लाइट अप हो गई थी जहाँ पर वो बरामदा में लेटी हुई थी और रेड श्राउड में लिपटी हुई थी। और वहाँ पर बहुत ही शांति का माहौल था, और जहाँ पर वो लिपटी हुई थी ना वो स्टिफ पड़ी हुई थी, यानी उनकी बॉडी स्टिफ, कहने का मतलब बिल्कुल टाइट हो गई थी, ठंडी पड़ गई थी। और उस फ्लोर पे क्या हुआ था कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, उस फ्लोर पे बहुत सारी स्पैरोज आकर के बिखरी हुई थी, इधर उधर घूम रही थी। देयर वाज नो चिरपिंग, वो बिल्कुल चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर दैट बर्ड्स एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रीड ऑफ फॉर देम, और हम लोग बहुत दुख महसूस की, हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि वो स्पैरोज आई हुई थी, उन्हें कुछ खिला भी नहीं पा रहे थे, और वो शांत थी। आज पहली बार मेरी माँ ने बहुत सारे ब्रेड्स उनके लिए लाए। सी ब्रोक इनटू द लिटिल क्रम्स, उन्होंने उस रोटियों को, उस ब्रेड्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, जिस तरीके से मेरी दादी जी तोड़ के खिलाती थी ना, उस तरीके से मेरी माँ ने भी तोड़ करके और उन चिड़ियाओं के पास फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस फॉर द ब्रीड, उन स्पैरोज ने नोटिस ही नहीं किया, देखा ही नहीं कि हमारे सामने ब्रेड फेंका हुआ है। व्हेन वी कैरीड माई ग्रीन मदर क्रॉप्स, जब हम अपनी दादी की लाश को ले जा रहे थे ना, दूर ऑफ करने के लिए ले जा रहे थे, ख़त्म करने के लिए ले जा रहे थे। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट, अगले दिन स्वीपर ने स्वेप्ट किया द ब्रेड्स ऑफ क्रम्स इनटू द डस्टबिन, उस ब्रेड्स के टुकड़े को जो माँ ने हमारी खिलाया था उसको स्वीपर ने स्वीप करके और डस्टबिन में डाल दिया।
तो स्टूडेंट्स आपका लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। इस लेसन में इनकी जो दादी है ना, उनकी इंटरनल ब्यूटी को बताया गया है कि आदमी जिस तरीके से दिखता है उस तरीके से नहीं होता है, शायद जिस तरीके से नहीं दिखता है उस तरीके से होता है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ी सी नॉइज़ जा रही होगी क्योंकि ये वीडियो जहाँ बना रहे हैं ना वहाँ पे रोड है, यहाँ से दूर नहीं हट पा रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट कर सकते हो, आप किसी भी तरह से पूछ सकते हो या फिर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।